तो सिर्फ अंकिता नहीं, इवन मैं भी ये सब झेल चुकी हूँ नौकरी करते हुए, ये सेक्सुअल और मेंटल हरासमेंट। तो आज मैं आप लोगों को एकदम रियलिटी बताऊंगी कि मुझे नौकरी करते हुए कैसे कैसे लोगों को झेलना पड़ा, एज अ बॉस, एज अ मैनेजर, टीम लीडर, एज अ क्लाइंट, एज अ कस्टमर। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि लड़कियों को प्रॉब्लम क्या होती है जब वो जॉब करती है, क्या क्या उनको झेलना पड़ता है। तो मैंने कॉलेज के बाद, जैसे कि आप लोग जानते हो, आपको लगता होगा मैं बहुत बोल्ड लड़की हूँ, मेरे साथ शायद ऐसा कोई करने की हिम्मत नहीं रख सकता, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। जब मैंने कॉलेज के बाद जॉब करना स्टार्ट किया, मैंने 3-4 साल जॉब ही करा। तो जो मेरा पहला जॉब था वो एक इंटर्नशिप था एक न्यूज़ चैनल में। तो मेरा पहला वहाँ पे मेंटल हरासमेंट ऐसे हुआ था कि एक बार मैं अपने काम में बिजी थी, शायद से वहाँ का कोई मैनेजर, एमडी बगल से गुजरा और सब खड़े होकर उनको विश करने लगे। शायद मैं काम में थोड़ा सा बिजी थी तो मैंने देखा नहीं कौन था, और मैं इंटर्न भी थी, मेरे को नहीं पता था कि एमडी कौन है, मैनेजर कौन है, एचआर कौन है। तो थोड़े 1-1.5 घंटे बाद मुझे कॉल आता है कि मेरे कैबिन में आओ। तो फिर मैं गई उनके कैबिन में। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैंने कहा नहीं सर। अब मैं उस टाइम इतनी भोली सी सीधी सी थी, तो मैं सॉरी फील कर रही थी कि नहीं सर मैं नहीं जानती आपको। तो मुझे इनडायरेक्टली कहने लगा कि मैं यहाँ का मैनेजिंग डायरेक्टर और ये सब मेरे इशारों में काम करते हैं और तुम इंटर्नशिप हो। आपको इतना नहीं आता कि कोई बगल से गुजरे तो आपको विश करना चाहिए? मैं तुम्हारे आसपास से कितनी बार गुजरा, तुमने मुझे कभी विश नहीं किया। अब वो इंसान सोच रहा है कि मैं अपने सारे काम धंधा छोड़ के खड़े होके सैल्यूट मारूं, साहब बोलो साहब मैं नौकर हूँ आपकी, मतलब ऐसी रिस्पेक्ट की उम्मीद कर रहा है मुझसे। अब आप खुद ही सोचो कि इज्जत क्या मांगने से मिलती है? इज्जत क्या कोई बहुत पैसे वाला आदमी है या कोई बहुत अमीर है तो हमें उसी की इज्जत करनी चाहिए? पैसों से की इज्जत तो ली जाती है क्या? वो मैनेजिंग डायरेक्टर है या फिर तो एचआर है, कोई बहुत बड़ा तोप भी है, तब भी तो जबरदस्ती इज्जत नहीं मांग सकता। मुझे पता लगेगा कि हाँ इस इंसान से मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आई एम गेटिंग पेड फॉर माई टैलेंट, तो मुझे इज्जत की भावना आएगी। अब तो खड़े खड़े कहीं पे भी घूम रहा है तो कहीं मुझे रेलवे स्टेशन में दिख जा, बाहर पब्लिक टॉयलेट में दिख जाए, तब भी मैं सब बोलूं सर गुड मॉर्निंग सर कैसे हो, सब ठीक है? सोचने की बात है। तब मुझे उस टाइम मेरे को इतना सॉरी फील हुआ, मुझे लगा यार मैं कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ अटेंशन लेना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। और उस इंसान की इस बात से मुझे इतना फर्क पड़ा, इतना मैं डरी डरी सहमी रहती थी। मुझे हमेशा डर रहता था कि अब मुझे सर कहीं ना बुला ले, अब मुझे कहीं कोई देख तो नहीं रहा, अब मुझे सर तो नहीं देख रहे। मैं कोशिश करती थी कि मैं उस इंसान के आसपास भी ना भटकूं, हमेशा उसकी नजरों से बचने की कोशिश। ये तो था मेरा पहला। और दूसरा मैं अब आपको बताती हूँ। दूसरा, उसी ऑफिस में एक बार मुझे कॉल आया कि मेरे कैबिन में आओ। तो मैं गई डरते डरते सहमते, जबकि पैसे मैं कुछ नहीं ले रही थी। आई वॉज जस्ट डूइंग इंटर्नशिप, मैं सीख रही थी वहाँ पे। तो उस इंसान ने मुझे बुलाया और कहने लगा कि तुम्हारे कपड़े पहनने का ढंग, कपड़े ढंग से पहना करो। और यहाँ पे मेरे कॉन्फिडेंस की ऐसी लंका लगी। उसके बाद अब क्या कपड़े ढंग के, क्योंकि ढंग के तो जाते ही थे। अब आपको भी पता है मैं कैसी ड्रेसिंग पहनती हूँ, कभी ऑफ चीजें नहीं पहनती हूँ। आपने मेरे पूरी वीडियोस में देखे होंगे, मैं कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती जो भद्दे लगे, जो अनएथिकल लगे। उसने मुझे ऐसे बोला, उसके ये बोलने में तो सोचो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस ऐसा सिकुड़ गया। मैंने कहा यार अब कपड़ों में भी कमेंट आने लग गए, तो मैं ऐसा क्या पहन रही हूँ। और मैं कपड़े बहुत नॉर्मल पहनती थी, बस थोड़ा इधर उधर से रिप्ड होता होगा, थोड़ा सा कुछ ट्रांसपेरेंट दिखता होगा, मेरी स्पोर्ट्स ब्रा दिख जाती होगी, मेरे ब्रा के स्ट्रैप दिख जाते होंगे। तो इस वजह से शायद उसने मुझे कहा कि तमीज के कपड़े पहना करो। अब मैं क्या बोलती था। जब मुझे कपड़ों के लिए कमेंट किया गया, उसके बाद मैं और डरी डरी सहमी रहने लग गई। मेरा बिल्कुल ऑफिस आने का मन नहीं करता था। बस मैं जैसे तैसे सीखना है करके दिल में पत्थर रख के ऑफिस चली जाती थी। अब तीसरा मेंटल हरासमेंट कब हुआ? अब आप जब कहीं किसी ऑफिस को ज्वाइन करते हो, वहां पर हर जनरेशन के लोग होते हैं, आपके पापा की उम्र से लेके पापा के बड़ी उम्र तक और आपसे छोटी उम्र तक। तो वहां पर आपको कैसे आपके काम से जज नहीं किया जाता। आप ऑफिस में क्या पहन रहे हो, आप ऑफिस में किस से बातें कर रहे हो, आप ऑफिस में किससे क्या बातें कर रहे हो, और ऑफिस के बाद किसके साथ घर जा रहे हो, कैसे घर जा रहे हो, आपकी पर्सनल लाइफ, आप ड्रिंक करते हो, आप स्मोक करते हो, इस वजह से आपको वहां पे जज किया जाता था। ठीक है, अब देखो नो डाउट, मजाक नहीं करूंगी, थोड़ा बहुत अच्छी तो दिखती हो, ठीक है। अब लोगों को चाहिए होता है अटेंशन, और वहां पे था एक बुढ़ा, ठरकी बुढ़ा, वो हमारा न्यूज रूम हेड था। ठीक है, न्यूज रूम का वो पूरा हेड था, और थोड़ी बहुत मेरी उनसे बातचीत होने लग गई काम को लेकर।
अब उस इंसान ने मुझे कैसे जज किया मुझे नहीं पता, और वो इंसान एक नंबर का ठरकी था, पियक्कड़ था, ठीक है, ये पूरे ऑफिस को पता था। एक दिन मुझे रात के 1:30 बजे कॉल आता है उसका, सर का फोन आ रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा मैंने कुछ गलत तो नहीं स्क्रिप्ट लिख दी थी, कुछ गलत तो नहीं करा। 1-1:30 बजे बताओ किसका टाइम होता है कॉल करने का। उस बुढ़े ने मुझे 1-1:30 बजे कॉल किया और नशे में धुत कहने लगा, वीना। मैंने कहा हाँ जी सर। कह रहा मेरे लिए रोटी बना दे। अब उस टाइम मैं बहुत वैसी थी, सीधी सी थी, मुझे नहीं पता था कि कौन सच में मेरे अच्छाई के लिए मुझसे बात कर रहा है या मेरी अच्छाई के लिए बोल रहा है, बुराई के लिए बोल रहा है। मुझे कह रहा रात के 2-1:30 बजे कि मेरे लिए रोटी बना दे, मैं आ रहा हूँ तेरे घर के बाहर। मैं कहा सर मेरे घर में मम्मी आ रखी है, सब फैमिली आ रखी है, मैं नहीं बना सकती। जैसे तैसे मैंने उसको मना करा कि सर नहीं बना सकती, नहीं बना सकती, नहीं बना सकती। और मुझे नहीं पता था वो किस इंटेंशन से मेरे घर रोटी लेने आ रहा है। तो फिर मैंने वो जॉब छोड़ दी और दूसरी जॉब स्विच करी, ये सोच के कि जहां पर मेरे काम की कदर नहीं है, मेरी इज्जत नहीं है, वहां मैं क्या ही ग्रो करूंगी। फिर मैंने जॉब स्विच करी फिर से। फिर वहां पे मैंने रिज्यूमे दिया, कुछ टाइम बाद मुझे कॉल लेटर आ गया और फिर उसके मैनेजर ने मुझे बुलाया, कहा कि मैंने तुम्हें सेलेक्ट किया, तो मुझे पसंद हो, तुम्हारा रिज्यूमे अच्छा है, तुम इतने टाइम से मुझे ज्वाइन कर लेना। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद धीरे धीरे वो ऐसी मजाक करने लग गया कि और बता तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, ये वो तो धीरे धीरे पर्सनल आने लग गया। मैंने कुछ दिन ऐसे ही सोचा इग्नोर करते हुए करके। अगर तुम लोगों के लिए बोलना आसान है कि रैपट मार देती, तो इतनी बोल्ड है, तो ये है, तो कुछ भी बोल देती है, पर उस टाइम नहीं पता था यार ये सब चीजें भी होती है। अब पर उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि मैं बोल पाती कि चल निकल वो सड़ी के, नहीं था कॉन्फिडेंस इतना। तो धीरे धीरे मैंने यार पैसे भी कमाने होते हैं, जॉब की भी टेंशन होती है कि यार अगर ये जॉब चली गई या फिर जो भी है, तो वो एक तरह से उसको लग रहा था कि मुझे जॉब की बहुत नीड थी, जो कि थी, तो इसलिए वो मेरे साथ ऐसे खेल रहा था कि वीना तो जॉब छोड़ के जाने वाली नहीं क्योंकि इसको अभी जरूरत है। तो वो धीरे धीरे उसकी हिम्मत इतनी बढ़ी कि वो कभी कभी अचानक से आ जाना और अजीब सी बातें करना, मैं बता भी नहीं सकती यार, बहुत गंदी गंदी बातें करता था। तो एक दिन दारू पी रखी थी उसने बहुत ज्यादा, तो धीरे धीरे कहने लगा। फिर एक दिन हम किसी क्लाइंट के पास जा रहे थे तो मेरे को भी जाना पड़ा, तो बैठी थी मैं गाड़ी में, तो जैसे हम लोग ऑफिस पहुंचे कह रहा कि एक किस दे दे फिर खोलूंगा दरवाजा। फिर हंसने लग गया। मेरे सर में खुजली हो गई थी। मैंने कहा क्या बोल रहा है ये चूतिया यार, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। तो कह रहा कि चल चल गाल में ही दे दे। मैंने कहा क्या तुझे क्या लग रहा था मैं तेरे मुंह पे देती, भागना दूं मुंह पे तेरे? पता इतना गंदा मुंह था उसका, मतलब आज भी सोच दो ना, मैं सच बता रही हूँ, मेरा दिल दहल जाता है कि यार मैंने उस टाइम इसको कैसे छोड़ दिया। तो धीरे धीरे उसकी हिम्मत ऐसी बढ़ती गई। फिर उसके बाद धीरे धीरे वो मुझे अपनी पर्सनल बातें बताने लग गया। मैं सुनना भी नहीं चाहती थी, पता नहीं क्यों वो मुझे ऐसे बताता था, मेरी बीवी तो यहाँ जाती है, मेरी बीवी वहाँ जाती है, मतलब क्या बताऊं यार, मुझे बताने में भी अजीब लग रहा है, मैं नहीं बता सकती। और वो सिचुएशन कैसी थी ना, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि वो इस लेवल पे आगे बढ़ गया था कि उसे लग रहा था कि मैं कुछ नहीं करूंगी, कुछ नहीं बोलूंगी, और मैंने सच में वैसा ही किया। मैंने कुछ नहीं बोल पाई, कुछ नहीं किया, और अगले कुछ महीनों में मैंने रिजाइन कर दिया। तो ये मेरे जीवन का सबसे काला सच है, जिनको मैं अभी तक रिग्रेट करती हूँ कि मैंने उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, उन लोगों के खिलाफ कुछ किया नहीं। और कभी कभी ये चीजें मुझे ऐसे लगती है ना, अगर मेरे माँ बाप ने खुद ऐसी चीजें नहीं देखी तो क्या ही बताएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चों के अंदर इतना कॉन्फिडेंस भरना कि वो गलत चीजें बिल्कुल ना सहे, क्योंकि ये जमाना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप झेलोगे तो लोग और ज्यादा तुमको कोसेंगे, और ज्यादा तुम्हें हरास करेंगे, चाहे वो। इसलिए अपने बच्चों को हमेशा गलत सही में उनका हमेशा साथ दें। अपने बच्चों को इतना कॉन्फिडेंस दिलाए कि वो आपको अपनी पर्सनल बातें भी बता पाए। चाहती तो मैं अपने माँ बाप को ये सब चीजें बता सकती थी, पर मुझे पता था वो नहीं समझेंगे, तो इसलिए मैंने उनसे कभी ये बातें शेयर भी नहीं करी। सोचो मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म में सबसे ये बातें शेयर कर रही हूँ, बट मैंने अभी तक, मेरी इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने माँ बाप से ये चीजें शेयर करूँ, कि मैं उनको बताऊँ कि मैंने क्यों अपनी जॉब छोड़ी थी, क्यों मुझे जॉब करना पसंद नहीं है। तो आज मैं खुद का ही जॉब कर रही हूँ और मैं किसी के अंडर काम नहीं कर रही हूँ। और मेरे अंदर इतना बड़ा फोबिया हो चुका है कि मैं मांग लूंगी अल्लाह के नाम पे दे दे, पर मैं किसी के अंडर काम करूंगी नहीं, इतना ज्यादा फोबिया हो गया मेरे अंदर। और ये बात सोचो कि मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकती ये बात, क्यों? ये मेरी गलती नहीं है कि मैं अपने माँ बाप को शेयर कर रही, ये मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। कभी हमारे माँ बाप ने इतनी लिबर्टी नहीं दी, मैं जानती हूँ उनकी बिल्कुल गलती नहीं है, वो लोग, उनका भी, वो भी ऐसे ही पले बड़े हैं। तो
ये मैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी सीख दे रही हूँ जो अभी एक पेरेंट्स बने। हमेशा अपने बच्चों को इतना ओपन रखो कि वो आपको कुछ भी बता सके, क्योंकि कभी कभी हम डर के मारे नहीं बताते और गलत चीजें कर लेते हैं। तो इसलिए माँ बाप इतनी लिबर्टी दो अपने बच्चों को कि वो आके बता सके, मम्मी मेरे को ये प्रॉब्लम है यार, पापा मुझे ये प्रॉब्लम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज शेयर करना, और ताकि लोग ओपन हो, जैसे अंकिता और बाकी लड़की, मेरी जैसी लड़कियों के साथ हो रहा है, कम से कम वो इस चीज से रेजिस्ट कर सके। हम लोग कुछ नहीं बोल पाए, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ की लड़कियां, मेरे से छोटी लड़कियां, अगर कभी किसी भी काम के वक्त, जॉब या कहीं पे भी अगर ऐसा सेक्सुअल या मेंटल हरासमेंट झेलती है, तो पहली बात तो उसको झेलना नहीं है। जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।